हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चीनी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चीनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगी कि इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि उसमें हमें जानने के लिए मिलेगा कि शरबत जिहाद क्या होता है। ठीक है, शरबत जिहाद गाइस, शरबत जिहाद, शरबत पे भी जिहाद होता है, आपको पता है? ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं। पौरुष शर्मा भाई का ये वीडियो है जिसमें वो हमें बहुत ही अच्छे से बता रहे हैं कि शरबत जिहाद क्या है, जो आज चल रहा है ना, इस वक्त सारी हवाओं में फैल रहा है शरबत जिहाद, उसके बारे में बता रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को पहले देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्केट में एक नया निकलकर सामने आया, शरबत जिहाद। मतलब एक शरबत बेचने के लिए इतनी नफरत फैलाने की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब साफ है कि प्रोडक्ट के अंदर इनके दम नहीं है। चिलचिलाती गर्मी में कंबल बांटने का काम कर रहे हैं, सर्दियों में क्या बांटेंगे? चिल्ड बियर। फिल्म जो कि ज्योतिबाई फूले के ऊपर है, जिसको रिलीज होना चाहिए, सबको देखना चाहिए, उसको रोकने की कोशिश चल रही है। कहां तक पहुंच चुका है वर्ल्ड, हम यहाँ पर शरबत जिहाद पे पड़े हुए हैं। जोमैटो और स्विगी जिहाद के बाद मार्केट में एक नया निकलकर सामने आया, शरबत जिहाद। और ये कोई और नहीं बल्कि बाबा रामदेव लेकर के आए हैं। जरा सुनिए इनको। प्रहार, जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये लव जिहाद और वोट जिहाद की तरह यहाँ पर शरबत जिहाद चल रहा है। मतलब एक शरबत बेचने के लिए इतनी नफरत फैलाने की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब साफ है कि प्रोडक्ट के अंदर इनके दम नहीं है। इनफैक्ट इनके बाकी के प्रोडक्ट उठाकर भी देख लो, किसी के भी अंदर दम नहीं है। मार्केट में कुत्ता भी इनके प्रोडक्ट इस टाइम पर नहीं खरीद रहा है। अलग अलग जगहों पर इन्होंने शोरूम्स खोले थे, लेकिन वो सारे के सारे इस टाइम पर बंद होने की कगार पर आ चुके हैं। इसीलिए यहाँ पर बाबा जी बात कर रहे हैं शरबत जिहाद के बारे में। इसी सब बाबा ये भी कह रहे हैं कि अगर उस ब्रांड का शरबत खरीदोगे तो मदरसे बनेंगे, मस्जिदें बनेंगी, और अगर हमारे ब्रांड का शरबत खरीदोगे तो यहाँ पर गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेंगे। कुछ भी नहीं बनेगा। अगर इनके ब्रांड का शरबत खरीदोगे ना तो आप ही बनोगे और कोई नहीं बनने वाला यहाँ पे। जहाँ पर ऐसी बातें बोलने के लिए हमारे देश में लॉज है और ऐसी बातें बोलने के बाद कार्रवाई होती है, लोगों को जेल हो जाती है, लेकिन ऐसे ऐसे बड़े बाबा टर्न पूंजीपति, इनके ऊपर कोई भी एक्शन यहाँ पर नहीं होता। अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए समाज को डिवाइड करते रहते हैं, लेकिन इनके ऊपर एक भी एक्शन यहाँ पर नहीं लिया जाता। और अगर गलती से एक्शन ले भी लिया इनके ऊपर, चलो बाय चांस, तो भैया इनके हाथ में पूरा का पूरा सिस्टम है। 2 दिन के अंदर सारी की सारी FIR खत्म करवा देंगे बाबा। इनको ये बात पता है, इसलिए ये इस तरीके की बातें यहाँ पर प्रोडक्ट को बेचने के लिए कर रहे हैं। यूजुअली बिजनेसेस जो है इस तरीके की बातों से दूर रहते हैं कि यार धर्म से दूर रहो, या फिर कई बार पॉलिटिक्स से भी दूर रहते हैं, लेकिन ये बाबा जी जो है वो रूह अफ़ज़ा बेचने के लिए खुल्लम खुल्ला यहाँ पर शरबत जिहाद के बारे में बातें कर रहे हैं। शरबत जिहाद, जरा सोचो, पूरी दुनिया जब इसके बारे में सुनेगी कि इंडिया में शरबत जिहाद के बारे में बातें हो रही है, तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? ये है विश्व गुरु। और अगर इसी लॉजिक के हिसाब से चला जाए तो बाबा जी बोल रहे हैं कि हमदर्द रूह अफ़ज़ा बेच करके मस्जिद बनाता है, मदरसे बनाता है। मतलब पेप्सी और कोक बेच करके यहाँ पर चर्चेस बनाए जा रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो आखिरकार देश की सरकार क्या कर रही है? 56 इंच वाला हिंदू हृदय सम्राट क्या कर रहा है आखिरकार? और कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है। 4 दिन पहले ये लोग ये दिखा रहे थे कि मोदी जी वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर जो आ रहे हैं, इससे मुसलमानों का फायदा होने वाला है। देश के मुसलमान जो है कितने ज्यादा खुश हैं, जश्न का माहौल है यार यहाँ पे, तुम नेगेटिविटी क्यों फैला रहे हो? उसके बाद कट्टू इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है इस्लाम को, और ये कहा जा रहा है कि हमदर्द रूह अफ़ज़ा बेच करके मदरसे बनाने का काम करती है। अब डिसाइड कर लो, तुम मुसलमानों का फायदा करना चाहते हो, मुसलमानों को गालियां देना चाहते हो? ये लोग खुद ही क्लियर नहीं है। अब जहां पर बाबा इस तरीके की बातें कर रहे हैं और ये काफी ज्यादा सैड है, अपने आप को धर्म गुरु, योग गुरु वगैरह वगैरह पता नहीं क्या बुलाते हैं। दूसरी तरफ इनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, मीडिया में सवाल नहीं पूछ रहा है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तीसरी तरफ सबसे बुरा मुझे तब लगेगा जब इनकी इन बातों में आकर के लोग इनका शरबत खरीदने का काम करेंगे। हालांकि इनके शरबतों से आपको 10 लग जाए अगले दिन, लेकिन फिर भी इनकी ऐसी बातों को सुनने के बाद कुछ चोमू ऐसे हमारे देश के अंदर जो इस शरबत को खरीदेंगे। अब चाहे रूह अफ़ज़ा हो या बाबा का शरबत, मेरी राय में आप दोनों ही यहाँ पर मत खरीदना। दोनों बहुत ज्यादा मीठे होते हैं और इन दोनों से आपकी इंसुलिन बहुत ज्यादा स्पाइक हो सकती है, आपके अंदर मोटापे की प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर आप ऑलरेडी पहले से मोटे हो तो ये आपको और ज्यादा प्रॉब्लम देने वाला है। डायबिटीज
डायबिटीज का भी पूरी तरीके से अंबार बन जाता है बन करके आगे चल के। तो मेरे हिसाब से दोनों ही शरबत यहाँ पर मत पीना, लेकिन प्लीज अगर आपको शरबत नहीं पीना है या फिर अगर किसी का शरबत पसंद नहीं है तो यहाँ पर शरबत जिहाद के बारे में बातें मत करो भाई। अबे ऐसे बनेगा डेवलप्ड इंडिया? शरबत जिहाद। वैसे आपको याद दिलाना चाहता हूँ, बाबा ने एक बार ये भी कहा था कि पेट्रोल 35 रुपए लीटर हो जाएगा अगर मोदी जी सरकार में आ जाएंगे। अब बाबा की बातों में कितनी सच्चाइयां हैं उस वाली बात से आपको समझ लेना चाहिए। अप्रैल शुरू हो चुका है और गर्मियों का सीजन आ चुका है, लेकिन इस बार ये देखने को मिल रहा है कि अप्रैल के शुरुआत में इतनी गर्मी है, ऐसा लग रहा है कि अप्रैल नहीं मानो जून या फिर जुलाई स्टार्ट हो चुका हो। नॉर्थ इंडिया में ऑलरेडी एक हीट वेव देखने को मिल रही है। 41 डिग्री टेम्परेचर था कल दिल्ली के अंदर। लोग अलग अलग तरीके निकाल रहे हैं अपने आप को ठंडे रखने के लिए, लेकिन उसके बीच में आपको एक न्यूज दिखाना चाहता हूं जिसको देखकर आपके नाक कान आंख सब जगह से धुआं आ जाएगा। बिहार में जो खेल मंत्री हैं इस चिलचिलाती गर्मी में कंबल बांटने का काम कर रहे हैं। अबे गर्मी में कंबल कौन बांटता है यार? बेगूसराय में जो तापमान है 40 डिग्री पहुंच चुका है। इस भीषण गर्मी में बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने गरीबों के बीच कंबल बांटने का काम किया। 700 से ज्यादा लोगों को यहाँ पर कंबल बांटने का काम किया गया है। चिलचिलाती गर्मी में कंबल बांटने का काम कर रहे हैं। सर्दियों में क्या बांटेंगे? चिल्ड बियर। और सरपंच साहब आप आगे जाइए, सब लोग को काम करके मणिमाला है और उनसे कह के उनकी सुन करके उनसे बतिया करके अपने क्षेत्र के विकास में। अब देखो ये वीडियो एक तरीके से बहुत ज्यादा फनी है, इसको देख करके इनकी बेवकूफी का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये वीडियो ट्रैजिक है क्योंकि जहां पर एक कंबल बांटे जा रहे हैं लोगों को, दूसरी तरफ हमारे देश में कितनी ज्यादा गरीबी है। गर्मी के अंदर चिलचिलाती गर्मी में इतने सारे लोग इन कंबलों को लेने आए हुए हैं। साफ साफ वीडियो में दिखाई दे रहे हैं लोग कंबल ले रहे हैं इन मंत्री जी से। मोदी जी बात करते हैं न्यू इंडिया के बारे में। इनफैक्ट ये कहा जाता है कहाँ है गरीबी? देखो इतनी सारी सिनेमा की टिकटें बिक्री हैं, इतने सारे लोग घूमने जा रहे हैं, लेकिन गरीबी कहाँ है? इस वीडियो के अंदर साफ साफ नजर आ रहा है। अगर कोई बंदा पैसे से ठीक ठाक है तो क्या वो इतनी गर्मी में कंबल लेने जाएगा? डेफिनेटली नहीं जाने वाला। अब ये कॉमेडी सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। कंबल तो यहाँ पर बांटे गए और आपने वीडियो के अंदर क्लियरली देख भी लिया, लेकिन जब इन मंत्री जी से इसको लेकर के सवाल पूछा गया, जब वीडियो वायरल हो गई, तो मंत्री जी का जो जवाब था वो काफी ज्यादा इनोवेटिव टाइप का था। मंत्री जी ने कहा कि ये तो कंबल वगैरह है ही नहीं, मैंने तो यहाँ पर चादरें बांटने का काम किया है। एक तो 40 डिग्री की गर्मी में मोटे मोटे कंबल बांट दिए, उसके बाद उन कंबलों को पतली चादर बोलने का काम किया जा रहा है। अबे बहाना तो ढूंढ कर सोच करके ले आया करो यार। अब वैसे बिहार में काफी अतरंगी चीजें हो रही हैं आजकल। अब जैसे ये कंबल वाला पूरा कांड देखा गया, इससे थोड़े दिन पहले हमने देखा कि बिहार में क्लॉक टावर बनाया गया है। ये क्लॉक टावर, इसकी फोटो जरा आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। ये है क्लॉक टावर। अबे क्लॉक टावर है या फिर ऐसा लग रहा है किसी पिलर के ऊपर किसी ने कमरा बना दिया, यहाँ पर उसको क्लॉक टावर बोला जा रहा है। अब इस क्लॉक टावर की खासियत आपको बताना चाहता हूं, एक एक करके गिनवाता हूं। सबसे पहली खासियत यहाँ पर यह है कि क्लॉक टावर जो पटना में बनाया गया है, ये 40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के बाद बनाया गया है। वही 40 लाख रुपए जो आपके और मेरे जैसे लोगों की जेब से टैक्सेस के नाम पर निकाले गए होंगे। उसके बाद ऐसा क्लॉक टावर बनाया गया है जिसको देखने के बाद आपको यकीनन उल्टी आ जाएगी यहाँ पे। एंड ये क्लॉक टावर बनाने से पहले क्या क्या प्रोमिसेस किए गए थे, आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूँ। अ ग्रैंड क्लॉक टावर विल बी बिल्ट इन बिहार शरीफ, इट विल एड ब्यूटी टू द सिटी। ऐसा कुछ क्लॉक टावर दिखाया गया था। अबे अमेरिका लंदन की फोटो चुरा ली गया यहाँ पर, लेकिन उसके बाद बनाया क्या गया ये। अब चलो ये क्लॉक टावर बनाया गया, 40 लाख में बनाया गया। क्लॉक टावर के नाम पे ये धब्बा है, पता नहीं अजीब से दिखने वाला कमरा है, रूम बना दिया शायद टांड पे चढ़ के। लेकिन उसकी बड़ी न्यूज एक और निकल कर सामने आती है कि ये 24 घंटे बाद चलना बंद हो गया भैया। मतलब अगले कई सालों तक लोगों को ये नमूनापन देखने को मिलता रहेगा चौराहे के ऊपर क्लॉक टावर के नाम पे। एंड ये हो सकता है चले भी ना कई सालों तक। 40 लाख रुपए में इन्होंने कमरा बनाया है खंबे के ऊपर जाकर के, और वो कमरा ठीक से काम भी नहीं वहां पर कर रहा है। अबे 40 लाख रुपए किस चीज में लगाया है तुमने? अब आप लोग खुद समझदार हो, कैलकुलेशन कर करके देख लो। इन्होंने यहाँ पर एक पिलर बनाया, उसके ऊपर एक कमरा बना दिया और घड़ी ऐसी लगाई है जो चल के नहीं दे रही है, शायद चाइना से इन्होंने मंगवाई होगी। इसमें ज्यादा से ज्यादा कितना खर्चा आ जाएगा? 5 लाख रुपए, 10-20 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा। 40 लाख रुपए खर्चे गए हैं इस भद्दे क्लॉक टावर को बनाने के लिए। ऑल थैंक्स टू नीतीश कुमार की सरकार। बिहार में फिर से बाहर नीतीश कुमार की सरकार, ये नारा दिया गया था, ये है बाहर। अब बिहार की तो काफी बात हो चुकी है और ये वीडियो आप एंड तक देखना, क्योंकि जहां पर हमारे देश में ये सब नमूनापंती चल रही है, जो भी और आगे दिखाने वाला हूं आपको, आखिरकार पूरा वर्ल्ड इस टाइम पर कहां पर पहुंच चुका है। शर्म आ जाएगी आप लोगों को देखकर कि हम लोग आखिरकार कितने पिछड़ चुके हैं इस टाइम पर। अगली न्यूज आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। ज्योतिबाई फूले के ऊपर एक फिल्म बनकर कल रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब पता चला है कि इस फिल्म को डिले कर दिया गया है। एंड
इस फिल्म के अंदर बहुत सारे कट बताए गए हैं सेंसरशिप बोर्ड के द्वारा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशंस थी जो इस फिल्म को अपोज करने का काम कर रही थी। ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन एक फिल्म को अपोज करने का काम कर रही है। ये ठीक वैसे ही जैसे कि गरीबों के बारे में बात हो तो अमीर लोग उसको लेकर के प्रोटेस्ट करना शुरू कर दें। अबे ब्राह्मण कब से ऑप्रेस्ड हो गए हमारी सोसाइटी के अंदर, जो वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अभी फिल्म जो है ज्योतिबाई फुले के ऊपर 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी और इसमें ये कहा गया कुछ यहाँ पर संगठनों के द्वारा कि इसमें वन साइडेड पोर्ट्रेयल किया गया है। अगर स्पेसिफिकली यहाँ पर बात करी जाए तो आनंद दवे हैं जिन्होंने पॉइंट आउट किया है कि भैया बहुत सारी प्रॉब्लम है इस ट्रेलर के अंदर, यहाँ पर गलत चीजों को, कास्टिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, इसलिए आनंद दवे को काफी ज्यादा बुरा लगा है। वन साइडेड स्टोरी लाइन उनको ऐसा लग रहा है। फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है लेकिन इन भाई साहब को वन साइडेड स्टोरी लाइन पहले ही नजर आ चुकी है। अब इस पूरे कांड के बाद यहाँ पर सेंसरशिप बोर्ड भी सामने आया और उन्होंने यहाँ पर कट्स की एक मांग करी है, लेकिन ये कट्स इतने सारे हैं और इस तरीके के कट्स हैं कि फिल्म का जो एक्चुअल मोटिव है, एक्चुअल पर्पस है, वही खत्म हो जाएगा अगर ये सारे कट्स यहाँ पर लगा दिए इन लोगों ने। तो आपके स्क्रीन के ऊपर ये 12 कट्स की पूरी लिस्ट है और ये जो पार्ट्स है इनको अगर हटा दिया गया तो डिस्क्रिमिनेशन जिसकी फाइट करी थी यहाँ पर ज्योतिबा फुले ने वो पूरी यहाँ पर रिमूव हो जाएगी। अगर यहाँ पर पूरी डिस्क्रिमिनेशन के पार्ट को रिमूव कर दिया तो उनकी फाइट को रिमूव कर दिया जाएगा और फाइट को रिमूव कर दिया जाएगा तो फिल्म दिखा क्यों रहे हो भाई? आखिरकार सेंसरशिप बोर्ड वाले ये क्यों नहीं कहते थे कि फिल्म दिखाओ ही मत आप अपनी। अब इसको लेकर के जो फिल्म मेकर्स हैं वो छगन भुजबल के पास भी गए हैं जो कि एनसीपी के एक नेता हैं और फॉर्मर मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के। एंड छगन भुजबल ने क्या बोला है, ये कहा है कि दिस इज अ फिल्म बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ महात्मा फुले। इट सीम्स दैट डायरेक्टर एंड द रेस्ट ऑफ द ग्रुप हैव पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड work, hence this film should be seen by all. Mahatma is a great work not only in the country but it should reach all over the world. फॉर्मर मिनिस्टर छगन भुजबल ने बात बोली है। मतलब पूर्व मंत्री जो कि इस टाइम पर भी सरकार के एक पार्ट है वो ये बात बोल रहे हैं कि फिल्म को रिलीज होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ सेंसरशिप बोर्ड जो है 10-12 कट उसमें लगाने का काम कर रहा है। डिसाइड कर लो क्या करना चाहते हो। अब देखो कई फिल्मों के बारे में अलग अलग कट्स को यहाँ पर लेकर के सामने आया जाता है, कट्स लगते हैं फिल्मों में, लेकिन ऐसी पर्सनालिटी के बारे में जब कोई फिल्म बन रही हो तो मुझे लगता है कि पूरी बात को पहले देखा जाना चाहिए कि फिल्म मेकर्स आखिरकार दिखाना क्या चाह रहे हैं। ये कोई मेरे हिसाब से प्रोपेगेंडा मूवी नहीं है क्योंकि इतने लो की एक्टर्स को यहाँ पर लिया गया है। ये अच्छे एक्टर्स है लेकिन इनको बहुत बड़े सुपरस्टार्स यहाँ पर नहीं लिए गए, विच क्लियरली शोज कि यहाँ पर इनके पास कोई ना कोई अच्छी कहानी है सुनाने के लिए, तभी इन्होंने अच्छे एक्टर्स को लिया है, सिंपल एक्टर्स को लिया है और एक फिल्म बनाने का काम किया है। यहाँ पर कोई विक्की कौशल, रणबीर कपूर को नहीं लिया जा रहा। और अगर इन फ्यूचर इस फिल्म की स्टोरी लाइन में कोई प्रॉब्लम होती भी है तो इस फिल्म को देखने के बाद ये चीज पता चलेगी ना, पहले से ही कैसे ये बात डिसाइड हो सकती है कि फिल्म की स्टोरी लाइन में प्रॉब्लम है। वैसे इन ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशन से पूछना चाहता हूँ कि यार ये जो दलित लोग हैं इनको कई हजारों सालों तक दबाया गया एंड काफी सारे ब्राह्मण्स ने दबाने का यहाँ पर काम किया है। अगर ये प्रोटेस्ट करें किसी चीज में तो समझ में आता है, लेकिन आखिरकार ब्राह्मण्स किस बात का प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर? कौन सी बदनामी का डर सता रहा है इनको? अब देखो हमारे देश में क्या क्या चीजें चल रही है। एक फिल्म जो कि ज्योतिबाई फुले के ऊपर है जिसको रिलीज होना चाहिए, सबको देखना चाहिए, उसको रोकने की कोशिश चल रही है। दूसरी तरफ एक बाबा यहाँ पर बात कर रहे हैं शरबत जिहाद के बारे में, लेकिन वर्ल्ड पता है कहां तक पहुंच चुका है। आपने सुना होगा यहाँ पर कि कोई चीज एक्सटिंक्ट हो जाती है, लेकिन इस टाइम पर एक कंपनी ऐसी है जिसने वर्ल्ड में एक चीज को डी एक्सटिंक्ट करा है। डी एक्सटिंक्ट का मतलब आप समझ रहे हो क्या है? डी एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि किसी मरी हुई चीज को वापस लेकर आना, एक ऐसी स्पीशीज जो मर चुकी हो लेकिन उसको वापस एक्सटिंक्शन में लेकर क्या आना। यस, वर्ल्ड इस चीज पे काम कर रहा है। एक अमेरिकन कंपनी है जिसने डायर वुल्फ को वापस मरे हुए से जिंदा कर दिया है एंड आपकी स्क्रीन के ऊपर इसका वीडियो भी चल रहा होगा। काफी क्यूट सा इस टाइम पर देखने में लग रहा है लेकिन काफी भयानक हो जाएगा आगे चल करके, इंसान को भी खा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस कंपनी का नाम है कोलोसल बायोसाइंस और ये अमेरिका की एक बायोटेक कंपनी है जिसने एक्सटिंक्ट डायर वुल्फ जैसे प्राणी को फिर से यहाँ पर क्रिएट करने का काम किया। अक्टूबर 2024 में 2 मेल पप्स एंड जनवरी 2025 में एक और फीमेल पप खलीसी का यहाँ पर जन्म हुआ है सरोगेट डॉग्स के थ्रू। मतलब अभी तो इंसानों में सरोगेसी सुनी थी, कुत्तों के अंदर भी सरोगेसी होती है क्या? कहां तक पहुंच चुका है वर्ल्ड? हम यहाँ पर शरबत जिहाद पे पड़े हुए। अभी पप्स जो हैं एक्चुअली जेनेटिकली मॉडिफाइड ग्रे वुल्व्स हैं जिनमें डायर वुल्फ के कुछ फीचर्स यानी कि बड़ा साइज और सफेद कोट जैसी चीजें यहाँ पर इनके अंदर डाली गई हैं। मतलब कोई क्रीचर उनके अंदर चीजें यहाँ पर डाली जा रही हैं। वर्ल्ड कहां पर जा रहा है देख रहे हो तुम लोग? ये जो पप्स हैं अभी एक प्राइवेट 2000 एकड़ की फैसिलिटी में रखे गए हैं और ये वंतारा नहीं है, कोई और फैसिलिटी के बारे में यहाँ पर बात करी जा रही है। अब ये न्यूज अपने आप में काफी ज्यादा बड़ी है। सोचो एक तरीके के भेड़ियों को वापस यहाँ पर जिंदा कर लिया गया है जो कई साल पहले एग्जिस्ट करते थे। इसी तरीके से अगर चलता रहा तो कहीं ऐसा ना हो यहाँ पर कुत्ते बिल्लियों की जगह सड़क पे डायनासोर बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाए, डायनासोरों को लेकर वापस आ जाए ये लोग। वैसे अगर एक्सटिंक्ट क्रीचर्स को यहाँ पर वापस बनाया जा रहा है तो ये एक तरीके से अच्छी भी न्यूज है क्योंकि हमारे पूरे प्लैनेट पे बहुत सारे ऐसे स्पीशीज है जो कि इंडेंजर्ड हैं, खत्म होने की कगार पे हैं, उनको शायद इन चीजों से बचाया जा सकता है। लेकिन
इस चीज का अगर नेगेटिव यूज किया जाए तो ये आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी यहाँ पर बन सकता है। लेकिन ले देखिए बॉटम लाइन यहाँ पर है कि वर्ल्ड में इन चीजों के ऊपर काम चल रहा है और हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके बारे में, शरबत जिहाद। खैर इसके बारे में अब आपका क्या सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। क्या बाबा का शरबत आप कभी पियोगे? आई मीन बाबा का एक्चुअल शरबत नहीं, लेकिन ये बाबा का रूह अफ़ज़ा आप कभी पियोगे या फिर नहीं पियोगे? ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। एंड ज्योति भाई फूले के ऊपर आपका क्या सोचना है ये भी मुझे बताना। मुलाकात करूंगा आप सब लोगों से चैनल के अगले वीडियो में। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था और बहुत अच्छे से भाई ने इतनी सारी चीज़ें हमें बता दी इस वीडियो में। सही बात है गाइस, मतलब और कुछ नहीं मिल रहा, शरबत जिहाद, शरबत भी जिहाद करता है क्या? ठीक है, मतलब ये क्या सेंस वाली बात है? मतलब अपनी दुकान चमकाने के लिए शरबत पर भी जिहाद कर रहे हो यार, क्या होता है? और ये जो बोल रहे थे कि जो हमदर्द की कंपनी है जो रूह अफ़ज़ा बनाती है, ठीक है, और मुझे तो इतना पसंद है वो, मैं बचपन से पीती आई हूँ और आई थिंक आप सभी लोग, सभी, ऐसा कोई नहीं होगा इंडिया में जो रूह अफ़ज़ा ना पिया हो जिसने, ठीक है। और अगर वो जैसे कि रामदेव लाला जी जो कह रहे थे, बाबा जी जो कह रहे थे कि मदरसे और वो बनते हैं, उससे मस्जिद और मदरसे बनते हैं, तो आप सभी को पता होगा शायद से कि हमारे जो APJ अब्दुल कलाम थे, जो प्रेसिडेंट थे, जो मिसाइल मैन थे, ठीक है, वो भी मदरसे से ही पढ़े हुए हैं। तो इन बाबा जी को कुछ बोलो जाके कि मदरसे और मस्जिद किस लिए होती हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे जो लोग हैं ना, जो इतने बड़े बड़े नाम इस दुनिया में करके गए हैं, वो भी मदरसे से पढ़े हुए हैं, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम जिसे पूरी दुनिया जानती है, ठीक है, वो भी एक मदरसे से ही पढ़े हैं, ठीक है। तो मतलब ये क्या बात कर रहे थे, मतलब अजीब सी बातें ये बाबा जी करते हैं, अजीब अजीब बातें, अपनी दुकान चमका रहे हैं। इनके पतंजलि के प्रोडक्ट्स कोई लेता तो है नहीं ना, क्योंकि उसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिलाते हैं, तो कौन ही लेगा, मतलब हम तो नहीं लेते, ठीक है, और कौन ही इनका शरबत पिएगा। और सही बात है कि भाई ने इसमें ये भी सही बोला कि ये बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं तो हेल्थ के लिए सही नहीं है, बट वो आपकी चॉइस है कि आप पीना चाहें या ना पीना चाहें। बट इस तरीके से किसी और के प्रोडक्ट का बुराई करके और आप अपना प्रोडक्ट चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी एक इस तरह का प्रोपेगेंडा लगा के उसमें कि तुम शरबत जिहाद, और कुछ नहीं मिला भाई, और कुछ नहीं मिला। दुनिया कहाँ पहुँच रही है? डायर वुल्फ, इस पर भी मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी। डायर वुल्फ मतलब कि वापस से वो जो स्पीशीज़ ख़त्म हो गई है उसको वापस लाया जा रहा है। मतलब दुनिया, आप सोच सकते हैं कि कहाँ जा रही है और हमारा हिंदुस्तान कहाँ पर पड़ा हुआ है। अभी ये जिहाद के चक्कर में कभी लव जिहाद होता है, कभी वोट जिहाद होता है, कभी शरबत जिहाद होता है, कभी कोई सा जिहाद होता है। मतलब अभी जिहाद का मतलब तो जान लो पहले सही से, जिहाद होता क्या है, ठीक है गाइस। तो आई थिंक वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगा होगा आप लोगों को। काफ़ी कुछ जो चल रहा है इस दुनिया में आज इस टाइम स्पेशली वो पता चला होगा। और वो जो मूवी रिलीज़ होने वाली थी उस पर भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हकीकत दिखाई जाती है ना जिन चीज़ों में, तो उस पर लोगों को प्रॉब्लम होती ही है। और जो दलित समाज है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो तो बहुत ज़्यादा होता ही है, आप लोग जानते हैं ये वाली चीज़ पहले से चली आ रही है ये चीज़ें, और अभी भी बहुत जगह होता है, अभी भी ये चीज़ ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी मैंने बहुत लोगों को देखा है ऊंच जात नीच जात में बिलीव करते हुए, ऊंच जात नीच जात छुआछूत करते हुए। बहुत बुरी चीज़ होती है ये, अल्लाह को बहुत बुरी लगती है ये चीज़, कभी नहीं करनी चाहिए किसी के भी साथ। हम सब एक जैसे लोग हैं, हम सब एक जैसे इंसान हैं, ठीक है। और ये चीज़ जो लोग करते हैं ना उनके साथ बहुत बुरा होगा, मरने के बाद उनको बहुत बहुत बुरी सज़ा मिलेगी, ये बात सच है। यहाँ रह के तो तुम लोग कर लो जो तुम्हें करना है, ठीक है, बट वहाँ जाके हिसाब देना पड़ेगा। और जब अल्लाह के सामने खड़े होगे ना तो मौका मांगोगे एक कि हमें माफ़ कर दें, हम वापस जाके इस दुनिया में अपनी गलत चीज़ों को सही कर लें, पर वो मौका मिलने नहीं वाला फिर। आई होप इंटरेस्टिंग लगा होगा वीडियो आप लोगों को और बहुत कुछ जानने के लिए मिला होगा। अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अपना साथ में साथ बनाकर रखिएगा। तब तक मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ मुझे हमेशा याद रखिएगा, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। रब राखा।